हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आपने देखा होगा कि अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं इसमें सारे रेट ऑफ चेंज क्या था इसमें। ये जो चैप्टर था ये था कि चेंज में जो रेट ऑफ चेंज होता है, किसी में भी कोई चेंजेस आते हैं वो कैसे कैलकुलेट हम करते हैं, वो इसमें आपको बताया गया है। जो dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स मतलब चेंज इन y या चेंज इन x में आपको इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, वही होता है आपका क्या dy बाई डी एक्स, है ना। मतलब रेट ऑफ चेंज, कुछ में भी क्या चेंजेस। हमने अभी एक लैडर वाला क्वेश्चन किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों लैडर वाला क्वेश्चन। फिर आपको एक सैंड वाला क्वेश्चन मैंने कराया था, सैंड में जो हीप जो बनता है वाला क्वेश्चन हमने किया था अपने लास्ट सेशन में, वो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एंड अभी जितने भी आप इसमें क्वेश्चंस देखेंगे, देखिए आ जाते हैं क्वेश्चन, केस स्टडी के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। आपको क्वेश्चन दे दिया और बोला कि भाई बताओ, अभी बैलून वाले क्वेश्चंस भी आपने कुछ देखे होंगे कि भाई इतना बैलून में इतना चेंजेस आ जाता है रेडियस पे, तो जिसके रिस्पेक्ट पे चेंज होता था वो हम हमेशा नीचे लेते हैं ना। जैसे dy बाई डी एक्स, तो y किस पे टिका हुआ है, x की वैल्यूज पे। तो y क्या है, इंडिपेंडेंट है, और x क्या है, इंडिपेंडेंट, y क्या है, डिपेंडेंट ऑन x। तो जो इंडिपेंडेंट वैल्यू रहती है वो हमेशा नीचे रहती है और डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा ऊपर रहता है। ये एक ओवरव्यू मैं आपको करा रहा हूँ इस पूरे सेशन का जो हमने अभी किया, क्योंकि आज इसको हम एंड कर देंगे। इसके क्वेश्चंस, इसकी जो पहली एक्सरसाइज है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की, ये हम आज फिनिश कर देंगे। तो इसलिए आपको थोड़ा मैं बता रहा हूँ कि dy बाई डी एक्स का इंपॉर्टेंस क्या है। क्लियर। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं बच्चों। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है। एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है, जबकि एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। जी हाँ, ये वर्ड्स कहे हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी के, और ये बिल्कुल सही बात भी है। देखिए, अगर आप का कोई फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड कोई अच्छा है, देखिए अच्छी किताब, जाहिर सी बात है अच्छी किताब तो 1000 दोस्तों के बराबर होगी। जो सीख आपको दोस्त, जो अच्छा दोस्त देगा वो एक किताब ही आपको ऐसी सीख दे देगी जब आप कोई अच्छी बुक्स को फॉलो करोगे, अच्छी बुक्स आप पढ़ोगे। बट एक अच्छा दोस्त होना भी आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है। और आपको अपना दोस्त या दोस्त जिससे आप चीजें शेयर करो, या जिस पे आप थोड़ा बहुत अपनी चीजें शेयर कर सकते हैं और चीजें पूछ भी सकते हैं, तो बहुत ही सावधानी से इस एज में बच्चों आपको चुनने चाहिए। तो एक अच्छा दोस्त बनने की कोशिश भी करो, ठीक है, दूसरों का एक अच्छा दोस्त बनने की कोशिश भी करो, और खुद से भी एक अच्छा दोस्त चुनो। तो दोस्त चुनते हुए भी थोड़ा सावधानी समझदारी से आप अपने दोस्त चुने। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। अब इन क्वेश्चंस को करने से पहले, जैसे एक क्वेश्चन आपका ये है, अ बलून, ठीक है, अ बलून विच इज ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल हैज अ वेरिएबल डायमीटर 3/2 2x प्लस 1, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, एक गुब्बारा जो हमेशा गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास 3/2 2x प्लस 1 है, इसके आयतन में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात करें। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपने पहले भी किए हुए हैं, तो कोई भी दिक्कत इसमें आपको आएगी नहीं, है ना। तो फटाफट इस क्वेश्चन को कॉपी कर लो और इस क्वेश्चन को आप लिख डालो और कर डालो। ठीक है, तो चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को कर ले। A balloon which is always remain spherical has a variable diameter 3/2 2x plus 1। और इस क्वेश्चन को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है, कर डालो इसको। इसमें आपको ये भी नहीं बोला है कि किसके रिस्पेक्ट में आपको करना है, सिंपल आपको बोला है कि बस इस क्वेश्चन का आंसर आपको निकाल, ये नहीं पूछा है इस क्वेश्चन में। तो फटाफट इस क्वेश्चन को निकाल डालो। चलिए, एक पार्टिकल वाला क्वेश्चन भी आपको कराया था, वो भी आपने कर दिया होगा आई होप। तो बोला है कि भाई एक बलून है ना, एक बलून बना देते हैं। हमारा कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, हम डायग्राम की हेल्प से करते हैं। और यहाँ पे एक रेडियस है, ठीक है, ये बलून हमारे को दे दिया। तो अब जो ये इसमें है, बोला है कि जो इसका डायमीटर है, एज वेरिएबल डायमीटर, वेरिएबल डायमीटर है जो बदलता रहता है, 3/2 x प्लस 1, ये डायमीटर है 3/2 x प्लस 1, सॉरी 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। अब रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का आधा। भाई रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा हो जाता है।
तो आधा जो आप इसको करोगे 3/2, ठीक है, 3/2 अपॉन 1/2 को आपको करना पड़ेगा, या फिर हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन तो सिंपल सी है, तो जाएगा 3/4। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है। तो हमें पता है वॉल्यूम, हमें और क्या पता है, वी नो दैट, और हमें निकालना है क्या है, dv बाय भाई वॉल्यूम में विद रिस्पेक्ट टू x बोला है ना, x के रिस्पेक्ट में फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, यानी dy बाय dx हमें सिंपल निकालना, ठीक है। तो वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, v क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई r क्यूब। ये क्वेश्चन है बड़ा सिंपल, बट ये कैलकुलेशन में फंसाने के लिए, अगर आप इसको सही से इसको यूज नहीं करोगे तो ये आपको सिंपल फंसा देगा क्वेश्चन, ठीक है। अब पूछा है ना कि भाई x के रिस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है, तो dv बाई dx ही होगा, आपको पता है भाई x के रिस्पेक्ट में इसने बोला है, x के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, तो यानी कि dv यानी वॉल्यूम में क्या चेंजेस आ रहा है, dv बाई dx, d बाई dx मतलब क्या चेंज आ रहा है, बताया था ना जब चैप्टर स्टार्ट किया था, तो dv यानी वॉल्यूम में क्या चेंज आ रहा है x के रिस्पेक्ट में। तो यार जब आप यहाँ करोगे तो यहाँ आपका dv बाई dx आएगा, इसको करोगे तो यहाँ dr बाई dx आएगा, और ऐसा मेरे पास कुछ x में है ही नहीं, क्या फायदा। तो बट मैम यहाँ पे एक चीज देखेंगे, क्या दो अननोन वेरिएबल आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, तो आप कैसे आंसर निकालेंगे, है ना। तो यहाँ का एक सबसे अच्छा, यहाँ क्या यूज करना है आपको, जो रेडियस है इसकी वैल्यू आपको पुट कर देनी है, ठीक है। ये क्यों दिया गया है, ये भी किसी कारणवश दिया गया है, तो v इक्वल्स टू 4/3 पाई, r की जगह आप लिखेंगे 3/4 और 2x प्लस 1 का होल क्यूब। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, 4/3 पाई, और यहाँ बच जाएगा 3/4 का क्यूब, और ये कर लो 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो जब ये क्यूब होगा तो एक बात देखो, एक 3 ये कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, मैं काट दे रहा हूँ इधर, तो इधर बचेगा आपका 3/4, 3² स्क्वायर का पाई, यानी कि 9/16, डायरेक्ट लिख देता हूँ 9/16, है ना। तो 9/16 पाई आपका बच जाएगा। अब बोलेंगे कैसे भाई, देखो एक 3 से एक 3 कटेगा और एक 4 से एक 4 कटेगा, अब क्या बचेगा इनका, अब ये वैसे क्यूब थे, वैसे तो ये क्यूब थे, एक एक कट गया, तो अब स्क्वायर नहीं बच जाएंगे, ठीक है। एक सिंपल सी कैलकुलेशन हुई है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगी है, बस सिंपल सा। तो वॉल्यूम मेरा हो गया v इक्वल्स टू 9/16 पाई 2x प्लस क्यूब। अब आप बोल सकते हैं नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो dv बाई dx आपका ये है आपका कांस्टेंट 9/16 पाई, और d बाई dx ऑफ 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो dv बाई dx एज इट इज ऐसे ही रहेगा, 9/16 पाई भी आपका ऐसे ही रहेगा, चेन रूल लगेगा। तो पहले किसका होता है, पावर का 3, 2x प्लस 1 का स्क्वायर, फिर 2x का होगा, 2x का क्या होगा, सिंपल 2 होगा, और 1 का हो जाएगा आपका 0। तो अब जो आपका इसमें अगर वैल्यूज कट रही है तो कट कर देंगे, तो ये देखो 2 8 16, और तो कुछ भी नहीं कट रहा है यहाँ पे। तो फाइनल आंसर जो आपका यहाँ dv बाई dx हो जाएगा, वो हो जाएगा 9 3 27 पाई 27 पाई, और ब्रैकेट में आएगा 2x प्लस 1, 27/8, सॉरी 8 भी तो है नीचे, पाई 2x प्लस 1, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट दिए कुछ, यूनिट कुछ नहीं दी गई है, तो हम भी यूनिट नहीं रखेंगे, क्यूब यूनिट आप सिंपल लिख देंगे इतना। तो 27/8 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे, आप ये भी लिखेंगे इसमें, फाइनल आंसर लिख दो यहाँ पे, है ना। वैसे फाइनल आंसर हमेशा लिखना चाहिए, फाइनल आंसर लिख दो आप यहाँ पे कि फाइनल आंसर लिख दो, तो देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, भाई वॉल्यूम में जो चेंजेस आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में, वो है 27/8
और 2x+1 का होल स्क्वायर, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। कॉपी कर लें। चले, ये क्वेश्चन है द टोटल कॉस्ट सी एक्स इन रुपीज एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय, ये एक्स क्यूब है यहाँ पे, स्क्वायर ऊपर, ये स्क्वायर लग गया ऊपर, 15,4,000, ठीक है, क्यूब है स्क्वायर है, ठीक है। तो किसी वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से जुड़ी कुल लागत cx रुपए में किसी के द्वारा दी गई है। cx इक्वल टू c 0.00 x क्यूब, तो 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4,000, ये आपको बोला गया है। तो आपको लगा मार्जिनल कॉस्ट, आपको उत्पादन सीमांत लागत ज्ञात कीजिए, मार्जिनल कॉस्ट। बच्चों मार्जिनल कॉस्ट होती क्या है? मार्जिनल कॉस्ट होती क्या है? मार्जिनल कॉस्ट मतलब होता है आपका रेट ऑफ चेंज इन कॉस्ट, की कॉस्ट में क्या रेट ऑफ चेंज आएगा जब वहां पे 17 यूनिट होगी। फॉर एग्जांपल आपको एक पेंसिल बनानी है, तो पेंसिल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? पेंसिल ऐसा थोड़ा ना, पेंसिल पूरी अपने आप में एक प्रोडक्ट है। पेंसिल बनाने के लिए आपको लकड़ी, जो पेंसिल का लकड़ी वाला पार्ट, लिखने लेड वाला पार्ट है ना, उसके बाहर जो छिलक लगेगा, जो पेंट आपका होगा वो पार्ट। फिर आप अगर लकड़ी पेंसिल का बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको क्या है, पहले अपने लिए अलग जगह जहां से आप इस काम को करेंगे उसके लिए जगह लेनी पड़ेगी, वहां लाइट का बिल होगा, अलग अलग चीजें होंगी। तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट जो होता है इन सब पे डिपेंड करता है। अब वो बोल रहा है कि भाई जब x बराबर, जब 17 यूनिट्स होंगी, व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस। अब देखो एक बार में पहले आपने x की जगह आपने देखो उसने ना जो कॉस्ट है उसको cx में रिप्रेजेंट किया कि भाई x की जगह आप 10 डालोगे तो 10 यूनिट का आ जाएगा, इतने यूनिट का डालोगे तो इतने यूनिट का आ जाएगा। मार्जिनल कॉस्ट कि भाई एक पे हमें कितना मार्जिन बच रहा है। तो अगर एक बार बताओ, अब जो घर, अब पहले 1000 पेंसिल वो कर रहा था, है ना, 1000 पेंसिल जब वो कर रहा था, तो अब जहां वो रह रहा था वो उन 1000 पेंसिल से मार्जिन से भी वहां कुछ कमा रहा होगा वो। तो जब वो कुछ कमा रहा था, तो जब कमा रहा था तो उसने उसका घर का खर्चा चल रहा होगा, घर की बच्चों की कुछ फीस होगी, ठीक है, या फिर बिजली का बिल होगा। अब वहीं उसने देखा कि डिमांड ज्यादा आ गई, 2000 रुपए, क्या बोलते, 2000 रुपए, सॉरी 2000 पेंसिल्स निकालनी है, तो उसका मार्जिन क्या होगा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ना, मतलब ज्यादा पैसा बचेगा। क्यों? क्योंकि भाई बिजली का बिल तो उतना ही रहेगा, बच्चों की फीस भी उतनी रहेगी, है ना, जो चीजें घर में लग रही है वो सेम रहेंगी, बट थोड़ा बहुत प्रोडक्शन में खर्चा आएगा, तो पहले से मार्जिन थोड़ा बहुत आगे बढ़ जाएगा। ज्यादा चीजें डिमांड होगी तो ज्यादा पैसा मार्जिन बचेगा। तो वही वो पूछ रहा है कि भाई जब वो ये लागत तो आपको इसके द्वारा दी गई है, सीएक्स के द्वारा, तो बोलो 17 इकाइयों के उत्पादन पर कितनी लागत उसकी आ जाएगी, वो हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सिंपल है, तो एक क्वेश्चन आपको समझा दिया मैंने, पर जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखे तो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। हालांकि कॉमर्स वालों के क्वेश्चन कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा, जिनके पास कॉमर्स होगी, ठीक है। साइंस वाले थोड़े से मार्जिनल कॉस्ट वगैरह में समझ नहीं पाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए घबराना नहीं है। मैं आपको सिंपल से कुछ मेथड्स बता रहा हूँ, हमेशा वैसे करने क्वेश्चन और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे मार्जिनल कॉस्ट होता क्या है। मार्जिनल कॉस्ट है ना, इसी उत्पादन पर सीमांत लागत ज्ञात कीजिए, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट यानी कि रेट ऑफ चेंज इन कॉस्ट, कि कॉस्ट में चेंज कितना अब आ रहा है, मार्जिन कितना बच रहा है ना। तो मार्जिनल कॉस्ट हमें बतानी है, तो आप मार्जिनल कॉस्ट को मान लो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज इन कॉस्ट, मान लो मतलब समझने के लिए। रेट ऑफ चेंज इन कॉस्ट, अच्छा चलो अब गिवन आ जाता है। गिवन क्या क्या दिया हमें सी एक्स के द्वारा बताया गया है इसकी कॉस्ट, किसी वस्तु के एक्स का उत्पादन जुड़ी कुल लागत, जो लागत है वो इसके रुपए द्वारा दी गई, सी एक्स द्वारा दी गई 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000, ठीक है, ये आपको दी गई है। अब ये आपको सी एक्स तो दे दिया गया है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड मार्जिन, हमें, और हमें फाइंड क्या करना है ये भी आप बता दो।
वी हैव टू फाइंड marginal cost at x equals to 17. We have to find the marginal cost at x equals to 17 units. 17 यूनिट्स की मार्जिनल कॉस्ट हमको निकालनी है। अब 17 की निकाली तो बच्चों अगर यहाँ मैं 17 की वैल्यू रख दूंगा तो आप को यहाँ 17 की लागत आ जाएगी, है ना, लागत आ जाएगी। लागत क्योंकि तो कुल लागत दे रखा है आपको, है ना, टोटल प्रोडक्शन दे रखा है कि कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जो लगता है प्रोडक्शन में वो उसको ये बताता है। तो इसमें जो डिफरेंशिएशन चेंज आ रहा है इसमें हमें क्या बताना है, इसमें मार्जिन कितना है, यानी कि रेट ऑफ चेंज। और रेट ऑफ चेंज मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज मतलब होता है डी बाय डी एक्स या डी टी, किसके रिस्पेक्ट में होता है, वही होता है डी बाय डी एक्स इज रेट ऑफ चेंज। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वो देखते हैं अभी। यहाँ एक्स के एक्स यूनिट है तो एक्स के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट सी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ लिख देंगे। बस इतना मत करो, बस इस जो आपको दिया होगा ना डिफरेंशिएट सी एक्स, उसको डिफरेंशिएट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जो भी आपको दिया होगा। तो एक्स के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पहले लिख लेते हैं, ये हमारा क्या, सी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स 0.007 d by dx of x cube minus 0.003 d by dx of 3x square plus 15 d by dx of x plus इसका तो 0 हो जाएगा, है ना। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है, यहाँ दिखाने के लिए तो लिखी तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। ये कर दिया, इसको इधर कर देते हैं सीधे। तो इक्वल्स टू के बाद मैं कर रहा हूँ तो ये आएगा 0.007 ऐसी रहेगा, मल्टीप्लाई बाय, पहले क्यूब का होता है तो स्क्वायर उसका होगा पावर का, तो इंटू 3x स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा, सिंपल एक्स। अब ये तो आप कर चुके हैं, तो आप बहुत कर चुके हैं ना 5th चैप्टर में। 0.003 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 2x, ठीक है, एक्स स्क्वायर को 2x। और क्या कर सकते हैं इसमें, और तो कुछ नहीं, प्लस 15 हो जाएगा सिंपल, और वो 0। अब इसको करेंगे सॉल्व, तो आप इसको यही, आप तो यही कैलकुलेट कर दो या इतना ही छोड़ दो, है ना। तो अब हमें क्या करना है, x बराबर 17 में निकालना है। तो ये तो देखो d बाय है ना, और हमें कब निकालना है, व्हेन 17 यूनिट्स है, तो आपको निकालना है d बाय डी एक्स ऑफ सी एक्स जब x बराबर क्या है 17। तो रख दो यहाँ पे 17, तो 0.007 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17 का स्क्वायर माइनस 0.003 मल्टीप्लाई बाय 2 x की जगह मल्टीप्लाई बाय 2 x की जगह रखेंगे हम 17 प्लस 15, ठीक है। जगह कम है तो मैं ऐसे कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो 17 का स्क्वायर होता है 289, और 289 मैंने ये लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 7 21, और पॉइंट है 3 के बाद, तो ये आएगा 0.021 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी अब है माइनस 0.03 तो 17 टू 34 माइनस 34 से मेरे को 3 को मल्टीप्लाई करना, 4 3 बड़ा 3 3 और 1 10, तो 0.102 और प्लस 15, ठीक है। समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन। जो कैलकुलेशन में अगर आपको दिक्कत है तो मैं कैलकुलेशन ट्रिक्स आपको सिखा दूंगा। 17 दूनी होता है 34, 34 ये एक तरह से क्या है 3 ही तो, एक तरह से तो 3 लिख दो इसको, बस 4 3 12 3 3 9 10 102। पॉइंट कितने के बाद है, 1 2 3 के बाद पॉइंट है, तो 3 के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया, पॉइंट 0.01/2, है ना, कुछ इसमें ऐसी वाली बात थोड़ा है। तो 289 इंटू 0.0121 हम करेंगे। तो अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 289 के साथ आप 0.021 को, 21 नाइन आपका हो जाएगा 198, 21 नाइन 21 लूंगा इसको मैं, 21 लेना पड़ेगा, 21 नाइन 189 189 और
189 और 21 8 आपका होता है 168 168 21 9 168 प्लस 8 आप करोगे तो 7 और ये आ जाएगा 42 और ये हो जाएगा आपका 9 और ये जाएगा आपका 29 बाय 60 7 की जगह ये होगा 6 606.069 और माइनस 0. तो इसको माइनस ही कर देंगे हम। फाइनल हमारे पास यहाँ आएगा 20.967। आप कैलकुलेट करके देख लेना, यही आएगा 20.967। ठीक है, 20.967 आएगा। अगर आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत है तो मैं कैलकुलेशन करके यहाँ दिखाई देता हूँ आपको। अब देखो 6.0169 था, ठीक है 6.069। अब यहाँ देखो 6. अगर आपको कैलकुलेशन 6.069 माइनस क्या है, माइनस है 0.012, तो 0.102 तो आपने माइनस किया, 9 में से 2 गए 7 6 1 और 6.167 आ गया। प्लस इसमें क्या करना है 15 प्लस कर दो, इसमें 7 ऐसे आएगा 6 1 ऐसे 15 6 21। देख लो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 9 में से 2 गए 7 6 10 में से 1 गया 9 और क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5। ठीक है, इसमें से 15 ऐड कर दो आप, तो जब आप इसमें 15 ऐड करोगे तो जाएगा 7 15.000 7 6 9 ऐसे रहेगा, 5 5 10 और 1 1 2, तो 20.967 रुपीज यहाँ पे आ जाएगा। तो 20.967 रुपीज आपका आंसर आ गया कि भाई इसमें कितना चेंजेस हुआ, इसमें जो मार्जिन कॉस्ट आई 20.967 रुपीज आई। लास्ट में आप स्टेटमेंट के साथ लिख देंगे कि इसमें जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट आई वो कितनी आई, 20.967 रुपीज आई। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि यार ये किस तरह का क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाए। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस एट आर बराबर है 6 सेंटीमीटर एस, इसको और ठीक है, ये आपको दिया गया है। इसका मतलब है क्या, इस क्वेश्चन का मतलब है आर बराबर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या पर, आर बराबर से त्रिज्या आर के संबंध में एक वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर है, वो आपको बतानी है। ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इससे पहले हम इससे अच्छे क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना।
तो कुछ नहीं पूछा है आपसे, आपसे बोला है कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, कोई सर्कल है हमारे पास, ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा है, उसमें उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, उसके एरिया में चेंजेस आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू इट रेडियस, यानी कि जितना जितना रेडियस बढ़ेगा, ये रेडियस है, जितना जितना रेडियस बढ़ेगा उतना उतना उसके एरिया में चेंजेस आते रहेंगे, है ना। तो यानी कि जो उसका एरिया बदल रहा है, एरिया चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। जितना ज्यादा रेडियस उतना ज्यादा है, मतलब जितना रेडियस बढ़ेगा घटेगा उतना ही एरिया में चेंजेस आता रहेगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको क्या पूछ लिया उन्होंने, यहाँ पे हमसे पूछ लिया है, यहाँ पे हमसे उन्होंने पूछ लिया है dA बराबर डी चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, यही तो पूछा है भाई। एरिया में क्या चेंजेस आया रेडियस के रिस्पेक्ट में, जितना मैंने क्या बताया था भाई, जैसे मैंने आपको बताया था एक बार, हमने बताया ना y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर होता है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, पढ़ा है आप लोगों ने, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, जो भी आप बोल दो। अगर x की जगह मैं 2 रखता हूं तो 2 स्क्वायर प्लस 4, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8। तो जब यहाँ y लिखूं, यहाँ जब x में क्या 2 रखता हूं तो y 8 आता है, वैसे ही जब x में 1 रखता हूं तो y 5 आता है। तो ये जो y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है किस पे डिपेंड कर रही है, सारी x पे डिपेंड कर रही है ना। और इस fx को हम क्या लिखते हैं, यानी कि जो चेंज हो रहा है y जो चेंज हो रहा है x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसी के लिए इसको हम dy बाई dx लिखा करते थे। तो वही चीज आपकी यहाँ पे भी आ गई है कि यहाँ पे बच्चों क्या चीज आपकी आ गई है कि यहाँ पे dA बाई dr, यानी कि a क्या है, a आप यहाँ बताओगे, a आप मानेंगे एरिया ऑफ सर्कल को, यानी कि जो वृत्त का क्षेत्रफल हम a से डिनोट करेंगे, और r होगी त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्कल। तो अब वो बोल रहा है कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया, यानी कि एरिया में जो रेट चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज को क्या बोलते हैं, डी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे डी बाई डी आर, क्यों, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, यहाँ देखो रेडियस के रिस्पेक्ट में है, तो डी, तो किसके रिस्पेक्ट में है, डी आर। तो ये हो गया डी ए बाई डी आर। तो डी ए बाई डी आर पूछ रहा है कब, जब आर बराबर क्या है 6, जब रेडियस 6 हो जाएगा ना, वो पूछ रहे हैं कि सर जब रेडियस 6 हो जाएगा तो इसका एरिया में कितना फर्क पड़ेगा, वो आपको बताना है। तो हमारा पहला रूल होता है, गिवन क्या होता है, डायग्राम होता है, वो बनाते हैं, फिर हम आते हैं फॉर्मूले में, है ना। कुछ स्टेप्स मैंने आपको बताए थे ना, अब क्योंकि चैप्टर खत्म हो रहा है तो फिर से उसको रिवाइज भी आपको थोड़ा थोड़ा मैं करा दूं। तो क्या हम करते थे, जैसे गाड़ी वाला ऑप्शन आपको दिखाया था, और इसमें हमारा काम क्या रहता है, हाँ तो देखो पहला काम हमारा रहता है कि भैया ड्रॉ डायग्राम, डायग्राम हमने बना दिया, गिवन क्या लिखा है ये भी हमने कर दिया। अब आ जाते हैं फॉर्मूले में, फॉर्मूले के बाद डिफरेंशिएशन में, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो फॉर्मूला है सर हमारा, फॉर्मूला इसमें है एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि भाई एरिया ऑफ सर्कल की बात कर रहा है, ये आप यहाँ बता दो, ये क्या है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल है, एरिया पाई आर। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर। डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में चेंजेस हो रहा है, तो आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हो गया डी ए बाय डी आर इक्वल्स टू पाई डी बाय डी आर ऑफ आर स्क्वायर। तो हमने यहां किया, तो अब आप देखो तो कुछ भी टफ बचा नहीं बच्चों, डी ए बाय डी आर इक्वल्स टू पाई डी आर बाई डी आर स्क्वायर को आप करेंगे, पाई ऐसी रहेगा और ये 2r हो जाएगा, r का 1। तो डी ए बाई डी आर मेरा आ गया है 2 पाई r, क्या आ गया है 2 पाई r। तो हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा एट 6 पे, तो चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू जब r बराबर है 6, तो आ जाएगा 2 पाई r की डाले 6 डालूंगा r की जगह, तो 6 दूनी 12, तो 12 पाई मेरा सही आंसर होगा, यानी बी वाला हमारा सही आंसर होगा 12 पाई। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ करने की जरूरत थी नहीं। चलिए एक क्वेश्चन में काफी दिक्कतें आ रही हैं, एक क्वेश्चन में काफी दिक्कतें आ रही हैं बच्चों को। देखो हाँ, एक क्वेश्चन ये भी है कि भाई लेंथ, तो एक आयत की लंबाई x, ठीक है, लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी समझना,
द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। एक आयत की लंबाई x जो है 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, और चौड़ाई जो y जो चौड़ाई है और जो विड्थ y है वो 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x 8 सेंटीमीटर और y 6 सेंटीमीटर, जब x बराबर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, y बराबर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो उसके परिमाप यानी कि उसके पैरामीटर और आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करें, तो तब क्या चेंजेस होंगे। तो अब हमें क्या निकालना है, पहले हमने देखा भाई हमें गिवन क्या है, तो हमने माना किसी भी टाइम t पे, हमें नहीं पता किस टाइम पे, तो यहाँ पे एक चीज दिखी कि भाई जितना टाइम बढ़ रहा है, जितना टाइम बढ़ रहा है उतनी इसकी लेंथ घट रही है, और जितना ही टाइम बढ़ रहा है उतनी ही उसकी चौड़ाई जो है बढ़ रही है। टाइम के साथ चौड़ाई बढ़ रही है, यहाँ टाइम के साथ चौड़ाई घट रही है। तो चेंज इन द लेंथ, लेंथ क्या है, x बोला गया, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में बोला गया लेंथ x। तो लेंथ में जो चेंजेस आ रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, dt वो कितना आ रहा है 5 सेंटीमीटर। अब घट रही है ना, तो घट रही को हम हमेशा माइनस में दिखाते हैं, मैंने आपको बताया था ये बात। फिर dy बाई dt यानी कि जो y क्या था, इसकी विड्थ चौड़ाई क्या है 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। तो हमें बताना है कि परिमाप में यानी कि पैरामीटर में क्या चेंजेस आए, तो dp बाई dt मेरे को बताना है। तो बस हमें सबसे फिगर हमने बना दी, उसके बाद होता है फॉर्मूला पैरामीटर का होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ की जगह डाला x, ब्रेथ की जगह डाला y। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में चेंजेस हो रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में चीजें बदल रही हैं, तो टाइम के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। तो dp बाई dt क्या, 2d बाई dt ऑफ x प्लस y क्या, तो हमने इसको अंदर देखा dp बाई dt, तो ऐड dx बाई अंदर मल्टीप्लाई करेंगे dx बाई dt dy बाई dt। तो dx बाई dt मतलब चेंज इन लेंथ, वो हमको दी गई थी पीछे, चेंज इन लेंथ -5 दी गई थी, पहले करा रखा है ये क्वेश्चन है ना, ये आया था क्वेश्चन डाउट में, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्वेश्चन एक स्कूल से आया था, इस क्वेश्चन को फिर से समझाने के लिए इसलिए बता रहा हूँ। और y dy बाई dt, y में क्या चेंजेस है, y में आपने बोला सर 4 टाइम चेंजेस y में है, dy बाई dt में 4 टाइम चेंजेस, तो हमने 4 टाइम यहाँ सॉल्व किया, तो यहाँ पे हमारा आ गया -2 सेंटीमीटर पर मिनट। नेगेटिव साइन का मतलब है कि पैरामीटर डिक्रीज हो रहा है, तो इसका जो पैरामीटर है 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फिर दूसरा इसमें क्या पूछा था हमसे, दूसरा पूछा था कि एरिया में क्या चेंजेस आएगा, तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ x इंटू वाई, फॉर्मूला लगा दो। अगेन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में हमने कर दिया, प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगाया, तो प्रोडक्ट रूल जो लगाया तो ये फाइनल आंसर करके आया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो यहाँ पे पता लगा कि भाई एरिया तो बढ़ रहा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से, और पैरामीटर जो है -2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रहा है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, और अपने आप में अच्छे क्वेश्चन है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो चलिए इसको भी कॉपी कर लें आप लोग, जिसको डाउट है इस तरह के क्वेश्चंस में, तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में अच्छे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।